मेरी टांगों के बीच में क्या है, एक मेडिकल एग्जामिनर ने बताएगा मैं क्या हूँ। ये कहते हैं ना, कपड़े खोल के हमारा बदन को देखेगा कौन क्या है, या पुष्पा माई ने जबरदस्त मुझे किन्नर बनाया तो आपने उसमें सजा का प्रावधान कर दिया। कोई मेरे पे एलिगेशन लगा देगा कि मेरी मदर ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करा दिया और आज मैं आप भी पढ़ी लिखी हूं आपके सामने ही। माँ एक ऐसी होती है कि 1000 गुना क्या लाख गुना भी इस आंचल में माफ होते हैं। यानी मेरी सोच से, मेरे सेक्स से और मेरी सोच को, दोनों को अलग कर दिया जा रहा है। ट्रांसजेंडर हमारे देश में समाज का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, लेकिन सरकारों को कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि ये समाज से अछूते हैं, उनके साथ संवैधानिक भेदभाव होता है। समाज कितना एक्सेप्ट करता है ये बात की बात है, लेकिन समाज के द्वारा चुनी गई सरकार का ये दायित्व बनता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की देन होता है, और ईश्वर द्वारा दिए गए उस शरीर को, उस शरीर के साथ भेदभाव करना, उसके अधिकारों के साथ भेदभाव करना कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर गलत है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 में अब सरकार संशोधन करने जा रही है, और उस संशोधन को लेकर के ट्रांसजेंडर समुदाय के अंदर निराशा है, गुस्सा है कि उनकी पहचान पर ही अब संकट खड़ा हो गया है। इन तमाम सवाल है उस समुदाय से जुड़े, सरकार से जुड़े। उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज ट्रांसजेंडर समुदाय की अगुवा है पुष्पा माई जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। भारत रफ्तार पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कहूँगा, यही पूछूंगा कि हाईकोर्ट में आप लोगों ने एक रिट लगाई है। शॉर्ट एंड स्वीट में उत्तर दीजिएगा, रिट क्यों लगाई गई है? देखो, रिट इसलिए लगाई गई क्योंकि 2019 के अंदर जो एक्ट आया था, हाँ, और वो एक्ट जो था वो 2014 के जजमेंट पे था। ठीक, जिसने मुझे मान्यता दी, सेल्फ डिक्लेरेशन, अपने आप को चुनने का अधिकार, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक है, ठीक। अब कहीं 2026 के जो अमेंडमेंट बिल आया है जी, उस बिल के अंदर एक 2014 के जजमेंट को क्या चैलेंजेस करके एक मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। यानी मेरी टांगों के बीच में क्या है, एक मेडिकल एग्जामिनर बताएगा मैं क्या हूं। यानी मेरी सोच से, मेरे सेक्स से और मेरी सोच को, दोनों को अलग कर दिया जा रहा है। जबकि हम ये कहते हैं कि सोच और सेक्स इज डिफरेंट, है ना। और मेरे जेंडर, उसमें एक ट्रांसमैन को भी हटा दिया गया है, उसकी डेफिनेशंस को बदल दिया है। साथ साथ में उसमें और बहुत सारे जो प्रावधान थे उनको कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश भर के जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनको कहीं ना कहीं इस पीड़ा का हरण हो रहा है। और बहुत सारी और भी इसके अंदर जो कमियां थी इस बिल के अंदर, इसके लिए हमने इसके लिए संशोधन के लिए इस बिल के लिए रीट लगाई थी, ताकि सरकार 2014 में जिस समाज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, जिस सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे संविधान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तब जाके मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी तीसरे जेंडर्स की। अच्छा। और इस सरकार ने वो बिल ला करके उस लैंगिकता को खत्म किया। उसी से जुड़ा एक सवाल कि ऐसे कौन से बदलाव हैं? पहचान पत्र बनवाने का जो एक तरीका जो पहले था वो क्या था, और अब कौन सा ऐसा बदलाव आ गया है जिसकी वजह से ये दिक्कत? देखो, पहले तो एक बदलाव था कि जो भी ट्रांसजेंडर है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी अपने आप को एक डिक्लेयर करता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। 18 साल से ऊपर के बाद में जो भी ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और एक ऑनलाइन आवेदन देता है। एक ऑनलाइन आवेदन होने से उसका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बन जाता था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था उसको बनाता था। अब इसके अंदर ये कर दिया है कि पहले मजिस्ट्रेट्स को परमिशन देनी पड़ेगी मुझे अपना जेंडर चेंज करने के लिए, और मजिस्ट्रेट उसको मेडिकल एग्जामिनेशन भेजेगा, और वो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कपड़े खोल के मेरा देगा। अगर आप पुरुष हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप पहले पुरुष होने का सर्टिफिकेट दीजिए। हाँ, बिल्कुल। या एक स्त्री है तो स्त्री होने का सर्टिफिकेट दीजिए। तो यहाँ पर ये क्यों तीसरे जनता से भेदभाव क्यों कि एक मेडिकल वाला मेरा चेक करेगा कि मैं किन्नर हूं या नहीं हूं। यानी मैं सोच से, मेरी अगर शरीर मेरा पुरुष का है, मेरी आत्मा, मेरा दिल और मेरा दिमाग जो पूरा है वो पूरा फेमिनाइन है, तो मैं खुद चुन सकती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो वहां एक मेडिकल एग्जामिनेशन मुझे कैसे चुन पाएगा? तो कोई ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अपमान का घूंट है जो आपको
सरकार के द्वारा। ये यही वही हुआ ना कि जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण 5 पांडवों ने किया था जी। आज इस सरकार का हमारा चीर हरण कि कहते हैं कपड़े खोल के हमारा बदन को देखेगा कौन क्या है, कि आज कोई मेडिकल वाला डिसाइड करेगा कि मैं क्या हूं। राइट राइट। एक और बात है कि आपने सवाल इस याचिका में ये भी उठाया है कि समाज की आजादी इस बदलावों से कम हो जाएगी। बड़ा आजादी का जिस परिवार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जिस सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, एक 10 साल का बच्चा, 3 महीने का, 2 दिन का बच्चा हमारे दरवाजे पे फेंक के चले जाते हैं या हमारे घर पे छोड़ जाते हैं उन बच्चों का, उनको मैं रख नहीं सकती हूं। अगर उनको मैं रखती हूं तो कानून के प्रावधान, यानी मेरा ये भी मेरी स्वतंत्रता छीन गई, वही मेरी स्वतंत्रता छीन गई। अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को रखती हूं तो मैं कानून के घेरे में आती हूं। राइट है तो मैं उनके विधान नहीं आ। दूसरी बात यह है कि जहां पर सरकार बच्चों को ना, उनके लिए ना तो केयर होम है, ना कोई ऐसे शेल्टर होम्स है उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जाएंगे कहां? समाज ने तो एक्सेप्ट नहीं करा ना, अब उनके लिए आपने आजादी छीन ली। दूसरी आजादी, अगर मैं ऑप्टिकल या नॉन ऑप्टिकल, आप तो देखो शहरी में है, अर्बन एरियाज के अंदर है, अगर रूरल्स की मैं बात करूं तो रूरल्स के अंदर क्या स्थिति है, उस बच्चे को क्या दोहरी जिंदगी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया, सोसाइटी असर है, मजबूरन उसे खून के घूंट पी करके रहना पड़ेगा, उसकी आजादी तो खत्म हो गई। राइट। जहां पर सरकार ने मुझे कहा था मैं खुद अपना लैंग्वेज चुन सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था, मैं उच्च न्यायालय के जजमेंट था, आपने उच्च न्यायालय के जजमेंट को कैंसिल कर, और इतनी जल्दी क्या थी इस बिल को लाने की कि लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होने के बाद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उस पर सिग्नेचर्स कर दिए। अरे समाज के लोगों से तो पूछते, अगर आज कोई बिल आ रहा है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम पढ़े लिखे, हम आपके साथ बैठते बात करते, हम आपके साथ में बैठ करके 2 चीज, दो आपकी सुनते दो हमारी सुनते, उसके अंदर संशोधन करके ले गए। अगर बिल लेके भी आना था, इस समय था समाज को, अभी हाल ही में 12 साल तो हुए ही हैं सरकार, जब समाज को आजादी मिले, और 12 साल बाद आपने वापस उनको कैद कर दिया। जहां पर समाज अपनी खुशी से जी रहा था, आपने उनको वापस कैद कर दिया। वो समाज कहां जाएगा? जो बच्चा हार्मोनल ट्रीटमेंट पे था, जो हार्मोनल थेरेपीज ले रहा था, उस समाज कहां जाएगा? आपने समाज को वापस उस कटहरे के में बड़े हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया जहां समाज आज सालों पहले था। एक और जो विषय है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले की बड़े पॉइंट क्या थे जिसके आधार पर आपने ये रिट लगाई? देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का जजमेंट था, उसके अंदर एक कहा गया था कि मैं अपना खुद एक जेंडर्स को चेंज कर सकती हूँ। अच्छा। या अपनी लैंगिकता को पहचान सकती हूँ मैं क्या हूँ, है ना, क्योंकि उस समाज के पास ना तो कोई मूलभूत आधार था, न समाज फेंक देता था, कुछ नहीं था, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन के बिहाव पे जाकर के अड़गा। फिर सरकार का ही बनाया हुआ 2019 का ट्रांसजेंडर एक्ट आया, ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद ट्रांसजेंडर राइट्स रूल्स आ गए 2020 के अंदर। फिर आप ही के द्वारा बनाया गया नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल बनाया, जिसमें ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लिए ऑनलाइन कार्ड बनाने का प्रोसेस किया। तो जब आपने उस ऑनलाइन को कार्ड को बनाने का प्रोसेस किया, तो उसमें ऑनलाइन लोगों ने कार्ड का आवेदन करा। जब उसमें कार्ड का आवेदन किया तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे था ना। अब वो जो आपने जो बना रखे हैं कार्ड्स, वो क्या, वो वापस वो समाज कहाँ जाएगा? अच्छा, आप देखिए। अच्छा, एक सवाल आपने उसमें ये भी पूछा कि अस्तित्व खतरे में है समाज का। बराबर, अस्तित्व खतरे में। जहां देखो एक लड़की का बलात्कार होने के हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस, हमारे बड़े बड़े समाज के ठेकेदार ये कहते हैं उसको फांसी दे देनी चाहिए किसी लड़की का बलात्कार, और कोई मेरा बलात्कार करता तो 2 साल की सजा का प्रावधान इस बिल के अंदर। आप देखो, कोई लड़का मेरे साथ रह के, यानी मेरी मानसिकता का, मेरी शरीर का, मेरे तन मन धन का हरण करके जाता है, और मैं उस पर 2 साल की सजा का प्रावधान। आप देखो कितना बड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन तो अस्तित्व तो खतरे में ही है। दूसरी चीज आप देखिए इसके अंदर और एक का बात कही गई है, कोई भी अपना जेंडर चेंज करा के बोलता है, अगर पुष्पा माई ने मेरा जेंडर चेंज करा दिया या पुष्पा माई ने जबरदस्ती मुझे किन्नर बनाया, तो आपने उसमें सजा का प्रावधान कर दिया। कोई मेरे पे एलिगेशन लगा देगा, आपने उसमें 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना। तो ये वही चीज कह रही हूं कि इसलिए समाज का बिल आने से पहले
समाज से बात करते। हमारा दर्द क्या, चूटी कटेगी तो दर्द मुझे होगा, मेरे दर्द को कोई क्या समझ पाएगा। वो समाज का मंत्री जिसको जनप्रतिनिधि हम चुन के लेके आते हैं कि ताकि हमारे भविष्य के लिए वो बात करेगा, हमारे बेहतर तरीके से बात करेगा, तो उसने हमारे लिए बात है। अगर बिल लाना ही था तो हमारे लिए एजुकेशन के लिए ले आते, हमारे लाइवलीहुड के लिए बात करते, हमारे हेल्थ पॉलिसीज के लिए बात करते। हम बिल लाने के लिए मना नहीं कर रहे। अगर आपको ये सब चीजें जब समाज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, हमारे 1947 में मेरा देश आजाद हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लिखा गया, संविधान लिखा गया, उसमें कहीं ना मुझे को छोड़ दिया गया ना, जो इतने सालों तक हमने इंतजार किया। जब मुझे मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही थी तब जाके हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, जब उच्च न्यायालय ने मुझे अधिकार दे दिया तो फिर गया। और दूसरा, आपने यूनिवर्सल 2014 के जजमेंट में जो लिखा हुआ था ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, और आपने उन दोनों को सबको बाहर ही कर दिया बाहर। ट्रांसमैन की तो वैल्यूएशन ही आपने खत्म कर दी। जो फीमेल से मेल बने हैं आपने उनकी वैल्यूएशन ही खत्म कर दी। अगर आपको यही था कि डुप्लीकेशन को पकड़ना है, हमें डुप्लीकेशन को पकड़ना है, तो इसके लिए स्तर लेवल पर, यानी स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पे कमिटियां बनती जो पहचान कर पाती वाकई में ट्रांसजेंडर डुप्लीकेट है या नकली है, और जो भी चीजें। तो ये एक बड़ा सारा सवाल है कि बिल लाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बिल लेके आते, पर बिल में क्या लेके आ रहे हो ये तो हमें पता होना चाहिए। आप ही के द्वारा बनाया हुआ नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल बना हुआ है, ट्रांसजेंडर पर्सन बना है, आपने उस काउंसिल से पता नहीं गया। आपने 2021 से हर स्टेट के अंदर ट्रांसजेंडर गरिमा गृह चला रखे हैं। उन गरिमा गृह में जो चलाने वाले सब पढ़े लिखे हैं, जो 25-25 ट्रांसजेंडर्स को रख रहे कर रहे हैं, तो आपने उनसे भी बात तो कर सकते थे ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम समुदाय के लोग वैसे ही हैं, पढ़े लिखे नहीं है और हम कैसे उनसे बात करें। सब जगह एजुकेटेड है, सब जगह पढ़े लिखे। अब उनसे बात करते, कुछ उनकी सुनते, क्या उसके अंदर संशोधन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तब उसको जाके पेश करते ना। ये तो थी बिल की बात जो आपने याचिका के जरिए कोर्ट में चुनौती दी है, और अब देखते हैं कि इसमें कब बदलाव होता है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण चीज जो मैंने पाई है अपने पत्रकारिता के अनुभव में, जयपुर से दिल्ली की ओर जाते हैं तो बीच में हरियाणा पड़ता है। हरियाणा का एक गुरुग्राम जिला है, रजौकड़ी बॉर्डर है वहां पर, और मैंने वहां कुछ ट्रांसजेंडर से बात करी, शायद आपके ध्यान में होगा। उन्होंने मुझे बताया कि कोई बिहार की है, कोई राजस्थान के किसी जिले की है, कोई दक्षिण भारत के किसी राज्य से आई है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये काम क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी मजबूरी है ये कार्य करने की। तो मैंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है? तो बोले कि हमारे समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो मुख्य जो जिसको गुरु कहते हैं आपकी भाषा में, वो हम पर दबाव बनाती हैं कि आपको इतना दिन का, इतने महीने का ये पैसा देना ही देना है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये मैं 80% तो उसको झूठ मानती हूँ। अच्छा, ठीक है जी। आप 18 साल से व्यक्स हैं, सब कुछ है, पढ़ लिखे हैं, अगर आप इतनी समझदार हैं, इतनी समझदारी बातें कर रहे हैं, तो ये सब चीजें झूठ है एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने के लिए। टोल नाका बेसिकली हमारे कल्चर में ही नहीं है मांगना। आपने पिछली बार अभी हाल ही देखा होगा, महीना भर पहले की बात है, अपने जयपुर में 200 फुट पे 7 वो मुहिम थी जिसमें ट्रांसजेंडर्स लोग को पकड़ा गया था। कुछ उसमें नकली भी होते हैं, देखा गया, पुरुष होते हैं बिल्कुल, जो बेरोजगारी रहे। तो आज कथा है ये कैसे कोई अपने गुरु के पर इल्जाम लगे। यही चीज 2026 के अंदर बिल के अंदर आया है कि कोई भी जाके एलिगेशन लगा देता है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। यही बिल के जगह अब जो आपने बात बोली, तो यही बात की वजह से हम नाराज है, कल को कोई भी हमारे पे लगा देगा। दूसरा, मैं 2021 से गरिमा गृह चला रही हूँ। अच्छा, रोजगार कोई मना नहीं है, आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स आगे आ रहे हैं, काम देने को तैयार हो रहे हैं। हमें जरूर लग रहा है सिग्नल चौराहे पे कोई भीख मांग रहा है, वो कर रहा है, पर हमने कभी सोचा उन्हें रोजगार देने की बात करी क्या? हमने हमेशा गाड़ी का कांच तो ऊपर कर दिया, उनकी ताली हमें हेटेड तो कर रही है, पर वही ताली उसका पेट भी भर रही है।
हमें वो दिख गया वो बुरा काम कर रहा है, हमने उससे पूछ ही लिया, उसने उसका नाम ले लिया, पर क्या आज भी वुमेन ट्रैफिकिंग है क्या? आज सब एक मल्टीमीडिया फोन अपना रहे हैं, कहां पर वुमेन ट्रैफिकिंग है? कहीं ये सिर्फ चीजें हैं एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने का है। सच्चाई होगी कहीं एक दो जगह परसेंट पे होगी, मैं नहीं कहती हूं, पर कहां तक ये चीजों को हम, इसीलिए तो मैंने बिल का रीट लगाई है कि आपने इन चीजों पे करके कथित करके और इस तरह का उसमें आपने 5 साल का 10 साल का जेल और उसके अंदर 5 लाख का जुर्माना रखा है, तो ऐसे कोई बोल देगा, पर ऑलरेडी 2019 के अंदर एक्ट में कहा रखा है। इससे बढ़िया इसमें लिया था, अब लाइवलीहुड के लिए बात करते, कुछ रियलिटी सेंटर्स खोलते, कुछ इन समाज के लिए कुछ वर्किंग के लिए काम करते तो अच्छा भी लगता। अच्छा, आपने शिक्षा और रोजगार की बात की है। आज तक मैंने ये देखा है कि विद्यालयों में अगर इस प्रकार के बच्चे की पहचान हो जाती है तो उसके साथ एक अलग प्रकार का बर्ताव होता है। और एक मिनट, एक सवाल पूरा हो जाए मेरा। रोजगार में मैं आऊँगा, वहाँ पर भी समाज जो है उनको कहीं ना कहीं उस नज़र से नहीं देखता है। बराबरी और समानता, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर द्वारा बनाई गई उस वस्तु में आप कौन होते हैं वो चीज़ पूछने वाले, भेदभाव करने वाले, लेकिन ये बदलाव कैसे आएगा? क्या आप लोगों को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए? देखिए, मैं आपको तीनों सवालों का जवाब देती हूँ, है ना जी। पहला चीज, स्कूल के कॉलम में क्या जेंडर 12 साल में क्या जेंडर्स के लिए अलग से कॉलम हुआ क्या? अगर मैं पुरुष हूं, अगर मैं फेमिनाइन हरकत करूंगा तो साथ के कलीग्स बोलेंगे। अगर वहां पर ऑलरेडी कोटा सेट होता तो क्या डिस्क्रिमिनेशन होता? क्या नहीं होता। दूसरी चीज, मेरा पिछली साल का एक सर्वे था जिसमें 188 बच्चों का हमने प्राइमरी एंड हाई एजुकेशन का सर्वे किया था जो स्कॉलरशिप के लिए अपनी अप्लाई करके बैठे, पर उन्हें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि वो अबव 18 थे, अबव 18 ऊपर नहीं थे, 18 साल से कम के थे। और यहां पर ये था कि उन स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए उनको ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। अगर मैं उस कम उम्र की और मैं अपने आप को उस स्कॉलरशिप लेने के लिए बात करती हूँ तो कोई कहेगा साले तू है ही नहीं, जबरदस्ती बन रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि सुधार की जरूरत थी, वहां एक कॉलम डिसाइड होता और गार्जियंस कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर इसलिए मैं उसको स्कॉलरशिप दिलाऊं। पेरेंट्स कांट रेडी टू। तीसरी चीज, मैं आपकी जॉब की बात करती हूँ। हमारा पोर्टल अगर देख लीजिए, जॉब कैरियर का पोर्टल उठा के देख लेते हैं तो वहां पर पिछले 2024 का आंकड़ा है 3,475 समथिंग लोग वहां रजिस्टर्ड थे जॉब कैरियर को, यानी अपनी नौकरी पाने के लिए। और उसमें 175 तो राजस्थान के लोग थे। मतलब अब क्या वो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट नहीं करेगा? क्या दायित्व नहीं था कि उनके जेंडर को देख के नौकरी दी जाए? पर वो ट्रांसजेंडर कहाँ है, एक कमियां है। हम जो बातें आंकड़ों की बात कर रही हूँ, अब ठोस सबूत के साथ बात करती हूँ कि वहां पर जब था तो कहां पर उनको एजुकेशन नहीं मिली, इसलिए उसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर मेरा वहां वॉशरूम होता, मेनली वहां कोटा सेट होता तो क्या मुझे ये प्रॉब्लम आती? क्या नहीं आती। अगर उस जो कॉलम भी था, जब वहां पर जो जॉब कैरियर को पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर्ड होता तो कहां पर वहां जाकर के मेनली जॉब रिकमेंड्स होता, तो क्या मेनली वो डिस्क्रिमिनेशन जॉब के लिए होता? क्या नहीं होता ना। तो कमियां हमारे सिस्टम में भी है। सरकार ने जब जजमेंट दे दिया तो ऑल ओवर डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज हो जाना चाहिए था। अच्छा, 12 साल में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स, कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह सेंसिटाइज नहीं हो पाए, जिसके कारण आज ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। दूसरी चीज मैं बात करती हूँ, यहाँ पर आपने एक और चीज बोली कि डिस्क्रिमिनेशन की जो बात होती है, अगर सिस्टम में हम एजुकेशन के अंदर ही चैप्टर्स के अंदर ट्रांसजेंडर्स का चैप्टर रख दें, वहां जेंडर को सेंसिटाइज करना शुरू कर दें तो शायद मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज मैं बात कर रही हूँ, आपको जो बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। पिछले 2025 का मेरा एक सर्वे था जिसमें हमने 2024 के अंदर 34 डेथ ट्रांसजेंडर्स की हुई है एक साल के अंदर, जिसमें 11% जो थे 1 साल से कम के बच्चे थे। 11 मौत थी, 34 मौत में से 11 मौत उन बच्चों की थी, छोटे बच्चे जो 1 साल से कम मर गए, या उन्हें मार दिया गया या उन्हें कोई मेडिकल की इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हुई है। मेरा अभी भी वो चल रहा है कि ना। तो कई जगह मैं देख रही हूं
कहां तक डिस्क्रिमिनेशन, जब पेरेंट्स 1 साल से कम उम्र का बच्चा मरा है जिसकी कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका कोई आंकड़ा साख्या डिपार्टमेंट में दर्ज नहीं हो रहा है, तो वो कहां पर है? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी हमारे लग रहे हैं ना कमियां हैं। नहीं नहीं करेगी पूरा सोसाइटी। यहां पर अगर सरकार का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में थोड़ा सा इंप्लीमेंट पूरा ढंग से होता, कमिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता, तो शायद ये चीजें सिस्टम में थोड़ी सी और बेटर होती। अच्छा, एक और विषय है स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल। क्या वजह है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उस प्रकार से मेडिकल में भी जो है भेदभाव सामने आता है? क्या हमारे उस समुदाय के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, या पेरेंट्स के स्तर पर समाज में ही शुरुआत से ही नींव जहां से रखी जानी चाहिए वहीं से कमी है? तो फिर हम ऊपर तक कहाँ बात करेंगे? ठीक है, परिवार का जन्म हुआ है, मैं आई वेरी वेरी प्राउडफुली हूँ कि मेरी मदर ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करा दिया और आज मैं आप भी पढ़ी लिखी हूँ आपके सामने ही। माँ एक ऐसी होती कि 1000 गुना क्या लाख गुना भी साचल में माफ होते हैं, है ना जी। अब यहाँ पर अगर पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा और स्कूल में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्कूल में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और स्कूल वाला मुझे टीसी देता है, भैया स्कूल माहौल खराब हो रहा है, पेरेंट्स मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, ना मेरे पास साथ के कलीग्स, ना मेरे स्कूल में कहे, ना मुझे घर, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे अपना जीवन मजबूरन ने कोई केयर होम नहीं, मुझे वो जो जिस किन्नरों ने अपनाया मैं उनके साथ जैसा वो काम करे तो मैं ऐसा करने लगे। तो स्वास्थ्य की बात करूं तो आज भी अगर देखा जाए किसी भी वार्ड में, किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ मेल और फीमेल के वार्ड्स है, कहीं ट्रांसजेंडर्स के वार्ड्स नहीं। पिछले भी लास्ट ईयर में मैंने ऑर्डर भी जारी करा दिया कि बोले क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। मैंने कहा हर हॉस्पिटल्स के अंदर कम से कम हम ये क्या अलग मत करिए, क्योंकि अलग के लिए पूरा स्टाफ और सब कुछ होगा। ऑलरेडी जो बने हुए हैं उन्हीं में ट्रांसमेन और ट्रांसमेंस के 2-2 बेड लगा दिए जाए। और डॉक्टर्स कौन देखेगा? आज भी अगर हम उसकी हॉस्पिटल्स की क्यूज देखती हूँ तो मेल और फीमेल की है, तीसरे जेंडर्स की नहीं। हम कह रहे तीसरा मत करिए। अगर पुरुष वाली लाइन में ही ट्रांसमैन लिख दिया जाए और स्त्री वाली लाइन में ही ट्रांस स्त्री लिख दिया जाए, सिस्टम सारा हो जाएगा। मैं कह हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। समाज में को दोष ना दे करके हम सिस्टम की बात करें, हमारे सिस्टम में ही कमियां हैं। कहाँ तक हम पुष्पा या और कोई जो हमारे एक्टिविस्ट है वो कहाँ तक हर डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाएगा? उन्हें खुद जागना पड़ेगा इस समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। आपको एक बात बतानी है, शायद आप जानती होगी, मेनका गुरुस्वामी को जानती हैं? अब वो नॉट अ ट्रांस नहीं है जी, पहली चीज है जी। दैट इज द फीमेल कोटे में उसने कॉम्पिटिशन फाइट किया है, मतलब वो जो इलेक्शन है वो उसने फीमेल कोटे से किया, ना कि ट्रांसजेंडर कोटे से किया है। और एलजीबीटी की उसने अपने को प्रेजेंट किया, मैं एलजीबीटी की सांसद हूँ, ठीक है। अगर आज वो एलजीबीटी की सांसद होती, उस शादी बिल के बाद अगर उसको सांसद बनाया, उससे पहले का, पर हमेशा कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है सांसद के अंदर। पर जहां पर बिल आने के बाद में हमारे अपोजिशन पार्टीशन जो थे उन्होंने बहुत सारा विरोध भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, चाहे हमारे आम पार्टी हो या कांग्रेस के हो या हमारे फिल्म स्टार जया भादुरी जी हो या एमपी के सांसद है रेणुका चौधरी जी, उन्होंने भी बड़ा कड़ा विरोध किया था। और भी बाकी पॉलिटिशियन उस पर कड़ा विरोध किया। अपने ट्रांसजेंडर्स को के लिए क्या ये बिल लेके आ रहे हो? जब उनकी नहीं उन्होंने सुनी, क्या वो सांसद की सुनी जाएगी वहां पर? राइट, राइट। एक और उदाहरण है मेरे पास में, उसका नाम, उनका नाम है, माफ कीजिएगा, उनका नाम है शबनम मौसी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर शायद भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो एमएलए थी जी। शबनम मौसी बहुत ओल्ड, तब जब ये बीजेपी का कुछ, ये उमा भारती और उस समय का दौर था और उस समय का बहुत पुराना दौर था, बाबूलाल गौर जी जी। और ये दौर आज नहीं, ये 25 साल पहले का दौर था जी। हम 25 साल या 30 साल पहले की बात कर दूं तो एक सिनेरियो कुछ और था, एक समाज पूजनीय भी था, समाज की रेस्पेक्ट दी। और हम यहाँ बात करती हूँ मैं
जहां पर हमारे जिस जिस क्षेत्र से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात से, वहां पर हमारी कुल देवी बहुचरा माँ का मंदिर भी है। हम गुजरात की कुल देवी भी हमें माने का है, और हमारी हमारी कुल देवी और गुजरात की भी कई लोग की बहुचरा माँ कुल देवी भी रही हुई है। तो जहां पर एक समाज को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, आपने आजादी दी और आजादी के बाद उनको वापस कैद कर दिया। राइट। आज मुझे डर भी लगता है कि किसी रास्ते पे जाए तो लड़का कोई पूछ न दे तुम क्या हो, अरे क्या हो तुम, तो वो एक बड़ा सवाल मेरे लिए भी उठता है। आज मेरे कई बच्चे भी हैं जो डर के मारे रात के निकलते ही नहीं है। और ये चीजें, उस समय दौर और था जहां पर शबनम मौसी ने भी अगर फाइट किया होगा तो एक फीमेल कोटे से किया होगा या मेल कोटे से किया होगा। पर्टिकुलर एक स्पेटिक जो कोटा है, अभी भी देखा 33% महिलाओं को जो अनाथ आरक्षण, उसी में भी बड़ा सा रोक लग गया। तो मेरा तो नंबर बहुत बात की बात है, यहाँ पर जाके पुरुष प्रधान देश को हम अभी भी हम मानते पुरुष प्रधान देश है, और वहां पर पुरुषार्थ सबसे बड़ा चीज दिख जाता है जी। तो वहां पर मेरा नंबर तो बहुत दूर ही है जी। मैं एक सामान्य सवाल करूंगा, और वो सवाल मुझे ऐसा लगता है कि पूछ लेना चाहिए, काफी दिनों से मेरे पास था, और मैं आप जैसे इस समाज से जुड़े आप जैसे बड़े लोगों से मैं मिलना भी चाहता था। आज संयोगवश मुलाकात हो गई है। एक बड़ी समस्या है यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई। मैंने इस प्रकार के भी कई लोगों से मुलाकात की है, और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि हम लोगों की मजबूरियां हो गई है, रोजगार नहीं है, और तमाम प्रकार की चीजें बताई। मैंने उनसे कहा पर्सनली, मैंने कहा कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको अच्छी जगह रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन उन्होंने चलने से मना किया। इसको आप जागरूकता का अभाव मानती है या मजबूरी मानती है? दोनों चीजें आप। मैं दोनों चीज का क्लियर करूंगी। पहले, न तो मुझे समाज ने रोजगार दिया, मजबूरन मुझे किसी सड़कों पे खड़ा रहना पड़ा, 2 वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ा, या किसी सिग्नल पे खड़े होकर मुझे ट्रेन मांगनी पड़ी। ठीक है, सामान्य। अगर मैं पुराना काल देखती हूँ, मुगल काल का दौर देखती हूँ, तो वहां पर रानियों की सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर्स लोग को लगा दिया जाता था। यहाँ रानी पद्मिनी के जौहर के टाइम पे 500 किन्नरों ने पहले अपनी जान दी, बाद में रानी पद्मिनी की सद गई। पहले अगर देखा जाता, सारी उन डोलियों के अंदर सारी जितनी किन्नर थे वो गए थे। तो किन्नर समाज बहुत पूजनीय भी था, पर समाज को इस नजर से दराज कर दिया गया कि जो ब्रिटिशर 1871 में कानून लेके आए थे बिरजना। दूसरी चीज, मैं बात करें रोजगार की बात करती हूँ, मैं गरिमा गृह शेल्टर होम चलाती हूँ, जिसमें हम अभी हिंदुस्तान जिंक में 38 बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वेदांता की जगह पे जी। ऐसा नहीं है कि नहीं, उसके अलावा बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ में हम काम करके हम बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं। हम रोटरी क्लब से कनेक्टेड करके उनको सिलाई मशीनें भी दे रहे हैं। हम उन बच्चों को क्राफ्ट का भी काम सिखा के 1-1 लाख का हम हीरो के सीआरएस फंड से उनको अचार पापड़ का काम या इस तरह के काम के रोजगार का काम भी दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम रोजगार नहीं है, अब मेंटली बदल भी रही है, पर वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स अपना कॉर्पोरेटिंग फंड यूज करने के लिए समाज को कह रहे हैं। क्या ये सरकार या ये हमारे पब्लिकली बाकी लोग नहीं जाग सकते उन समाज को रोजगार देने के लिए? अगर आपका एक माइंड है, आपने अपने घर पे दे भी दिया, सपोज आपने काम दे दिया, तो ये तो आपका बड़कपन है। आपने मुझे अपने घर में काम के लिए रख लिया, केयर टेकर के रख लिया, क्या आपके अड़ोस के और पड़ोस के क्या आपको जीने देंगे क्या? अरे भाई साहब, आपने किसको रख दिया? इससे अच्छी बाई मैं आपको लाके देता, आपने किनको रख लिया? जहां समाज को घर नहीं, वॉशरूम नहीं, हेल्थ नहीं, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे साथ बैठ करके 1 गिलास पानी पीने की बात नहीं करती, और वहां बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगा रही है। पहल तो तब है, मुझे भीख नहीं, मुझे रोजगार दीजिए, मेरे साथ 1 कप बैठ करके चाय पीजिए, मेरे साथ 1 बैठ के प्यार के बोल बोलिए, मुझे किन्नर हिजड़ा शब्द न बुला करके मुझे दीदी या बहन बोल करके बुलाइए, तो मेरा वो सम्मान होगा। ये सबसे बड़ी चीज है जी। यदि पुष्पा माई, जिन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 में जो बदलाव सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उसको लेकर के तमाम अपनी बातें रखी है, जिन्होंने बताया है कि ये बदलाव कहीं ना कहीं समाज के अस्तित्व के लिए खतरा है, भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हैं, और
कहीं ना कहीं जो पहचान को साबित करने का जो तरीका है मेडिकली, वो भी बहुत ज्यादा गलत है। कैसा लगा ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।